यहाँ देखिए, तो हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर या उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। नहीं, वो 3-4 जगह यूज होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट अपने मॉड्यूल में 2 जगह पर है। एक जब हम मूल कंसेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। दूसरा एक अपने पास मॉड्यूल होगा बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर का, उसमें भी आएगा। तीसरा 11th में एक चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन एनसीईआरटी, बट हम क्या करते हैं वो अलग से ना पढ़ के मूल कंसेप्ट के साथ ही पढ़ते हैं। हमने बोला अपने मॉड्यूल में वो कहाँ मिलेगा, मूल कंसेप्ट की मॉड्यूल। ठीक है, एनसीईआरटी में वो अलग से एक चैप्टर है, कौन सा, रिडॉक्स रिएक्शन, वहां पर मिलेगा। और 12th में यही चीज यूज होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर। ठीक है कि ओके, तो काफी सारी जगह ये टॉपिक यूज होगा और मैं सब जगह का हम इकट्ठा यहाँ पर पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट है क्या। ओके, तो यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, बहुत आसान, चार्ज। जो चार्ज होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर। तो किस चीज को ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, चार्ज। तो सबको पता है चार्ज कैसे डेवलप होता है, yes, अरे इलेक्ट्रॉन के लूज या गेन होने से चार्ज डेवलप होता है। बात समझ में, yes, तो बस वो चार्ज। लेकिन चार्ज किसका, सवाल ये एक एटम का चार्ज, किसका चार्ज, एक एटम का चार्ज। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो होता है चार्ज ऑफ वन एटम, एक एटम का चार्ज। पहली बात समझ में आई, एक एटम का जो चार्ज है वो क्या कहलाता है। अब यहां पर क्या होता है कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसमें सही में चार्ज डेवलप। ठीक है क्या, जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मान लो सोडियम है, तो सोडियम ने क्या किया भाई, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसपे कौन सा चार्ज आ गया, आ गया। और जैसे मान लो ऑक्सीजन है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो उसपे आ गया, कौन गए। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इन Na+ आयन। तो जो Na+ आयन है, दिख रहा है तुम्हें, Na+ आयन है, इस आयन में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1। कितना है, +1, क्योंकि उसका चार्ज यहाँ +1 है। ऐसे ही इस एग्जांपल में देखो, यहाँ पर हमसे पूछे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्साइड आयन, इस ऑक्साइड आयन में कितना है, तो -। इसका मतलब है ये जो चार्ज है ये एक्चुअल चार्ज है, कैसा है, एक्चुअल चार्ज। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर किसके बराबर हो गया, जो एक्चुअल में चार्ज है उसके बराबर। उस एटम के ऊपर जो चार्ज दिख रहा है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, अब क्या होता है कि यदि किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करे हैं तो उस पर एक्चुअल में चार्ज डेवलप होगा, इसमें डेवलप होगा, और वही चार्ज उसका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। ये बात समझ। लेकिन यदि मान लो कोई एटम क्या करता है, कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं कर रहा है बल्कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, शेयरिंग, तब भी उस पर चार्ज डेवलप होता है, लेकिन वो एक्चुअल चार्ज नहीं, ठीक है, वो एक्चुअल चार्ज नहीं होता है। ठीक है कि वो केवल क्या होता है, उसको हम बोलते हैं चार्ज अपीयर्स टू बी प्रेजेंट, मतलब वो एक्चुअल नहीं है, खाली वो अपीयर होता है कि इतना। ठीक है कि तो वो जो एक्चुअल चार्ज नहीं है उसको हम निकालते हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उन रूल्स की मदद से उस चार्ज को हम निकालते हैं। तब जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने की बजाय क्या होता है, इलेक्ट्रॉन,
तो दूसरी चीज क्या हुई, या तो ये एक्चुअल चार्ज होगा और चार्ज कैलकुलेटेड यूजिंग रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। या तो वो एक्चुअल चार्ज होगा जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ भाई इतना चार्ज, या कई बार वो चार्ज होता नहीं है बट उसको रूल्स के बेसिस पर निकाला जाता है। तो उसको निकालने के कुछ रूल्स होते हैं जिससे कि जो चार्ज हमें दिख नहीं रहा है वो हम निकाल सकते हैं। बात समझ आई? यस सर। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर एक एटम का चार्ज है, और वो एक एटम का चार्ज कैसा हो सकता है? एक्चुअल भी हो सकता है, या फिर हो सकता है वो एक्चुअल में है नहीं बट उसको निकाल सकते हैं अपन विद द हेल्प ऑफ सम रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो जो एक्चुअल चार्ज है वो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, देख लो जो दिख रहा है वही आंसर है, लेकिन रूल से कैसे निकालोगे वो हमें सीखना है। तो पहले इतना नोट डाउन करो फिर अपन आगे बात करें। हाँ लोग कहाँ था? हम लोग यूनिट कन्वर्जन वाले 3 पेज छोड़, यूनिट कन्वर्जन वाले कितने छोड़ दोगे? फिर बैठोगे क्या चल रहा था यूनिट कन्वर्जन, कितने पेज छोड़ दोगे? दोनों का फिक्स हो गया। हो गया बेटा? अब यहाँ देखिए एक्चुअल चार्ज के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो दिख रहा होगा, तो वही ऑक्सीडेशन नंबर है। मैन हमें क्या सीखना है यहाँ पर? कैलकुलेशन, कि भाई यदि वहां पे चार्ज एक्चुअल नहीं है, तो यदि वहां एक्चुअल चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम रूल की मदद से कैलकुलेट करके निकालते हैं। तो वो रूल की मदद से हम कैसे निकालें? ठीक है, तो रूल की मदद से कैसे निकालेंगे उसको सीखने के लिए पहले मैं थोड़ी सी
कुछ बेसिक चीजें बॉन्डिंग की और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हमें पता होना चाहिए। तो पहले अपन वो बेसिक सी चीज पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर यदि हम बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड तुम्हें पता ही है बेटा कैसे बनता है, या तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड है ना, या उसी को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। फिर उसके बाद अगला क्या है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बनता है वो कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड में एक स्पेशल केस होता है जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड में ही स्पेशल केस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या होता है वो अपन देखते हैं। तो देखो मान लो हमारे पास एक एटम ए है, ठीक है, और इस एटम का ये इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है, ओके। और फिर हमारे पास एक दूसरा एटम भी है, मान लीजिए दूसरा एटम बी है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हुआ, मान लीजिए ये एटम इस दूसरे एटम के नजदीक आया और इस तरह से क्या हुआ, दोनों ने शेयरिंग कर ली, दिख रहा है, कर ली कि नहीं। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, तो यहाँ शेयरिंग वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ये शेयरिंग वाला हिस्सा है। और उस शेयरिंग वाले हिस्से में क्या है, अरे एक इलेक्ट्रॉन ए का और एक इलेक्ट्रॉन बी का। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है इसको बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ए का है और एक इलेक्ट्रॉन बी का है। तो जब दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर होता है तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। क्या बोलते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग। ये म्यूचुअल शेयरिंग, यहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसी हुई। अब दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल देखो फिर से। मान लो हमारे पास एक कोई एटम है पी और उस एटम के पास ये दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरा एटम है क्यू, ये दूसरा एटम क्यू है, ओके। अब क्या हुआ, ये एटम इसके नजदीक आया और ये एटम इसके नजदीक आके ये देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, उनके बीच में शेयरिंग हो गई। अब इधर भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है कि नहीं, इधर भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, और यहाँ पर ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है। बट इस शेयरिंग में क्या दिख रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन पी के हैं, क्यू का कुछ नहीं है, खाली क्यू शेयरिंग का। उसको हम ऐसे समझ सकते हैं अपने लाइफ में, स्कूल में कई बार अपन ने टिफिन शेयर किया हुआ, कई बार दो बच्चे हैं, रामू और श्यामू दोस्त, रामू की मम्मी ने पराठे रखे, श्यामी की मम्मी ने मान लो आलू बड़े रखे, दोनों मित्र हैं भाई, दोनों ने मिलके खा लिया, पराठे दोनों ने शेयर करे, दोनों ने आलू बड़े शेयर, मजा आया, म्यूचुअल शेयरिंग हो गई। लेकिन कई बार क्या होता है भाई, रामू की मम्मी ने तो भाई पराठे रखे और श्यामू की मम्मी बीमार थी तो नहीं कर पाई, लेकिन मित्रता तो मित्रता, अरे है ना, क्या होगा वहां पर शेयरिंग करके खाएंगे, लेकिन अब शेयरिंग में एक तरफ से कंट्रीब्यूशन, अरे है ना, कई बार हो सकता है दोनों तरफ से कंट्रीब्यूशन, कई बार हो सकता है एक तरफ से, बट है तो दोनों शेयरिंग ना, तो ये दोनों कोवेलेंट बॉन्ड है, बात समझ में। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये वाला जो शेयरिंग होता है इसको बोलते हैं वन साइडेड शेयरिंग। क्या बोलते हैं, बात समझ में आई, वन साइडेड शेयरिंग। तो जब वन साइडेड शेयरिंग होती है तो उससे जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसको हम सिंपली क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, और इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये बात समझ में आई सबको, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो कौन सा बॉन्ड होता है बेटा, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, जैसे ए है और बी, तो सिंपल इनके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये लाइन डिनोट करेगी कि ए और बी के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है कि नहीं, ओके। और जब भी कोई बॉन्ड ऐसे हम शो करते हैं मतलब वहां पर दो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे, उसमें से एक ए का होगा और एक बी का, ठीक है। लेकिन
यदि कौन सा बॉन्ड बनता बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जिसका वहां कंट्रीब्यूशन होता है, जिसके वो दोनों इलेक्ट्रॉन थे, उस एटम को हम बोलते हैं डोनर। डोनर एटम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डोनर। और जिस एटम के वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो एटम कहलाता है एक्सेप्टर। तो कौन से बॉन्ड में डोनर और एक्सेप्टर एटम होते हैं, कोऑर्डिनेट। तो इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जब हम इनके बीच में बॉन्ड डिनोट करते हैं पी और क्यू, तो इसमें भी ऐसी लाइन बनाते हैं, लेकिन इस लाइन को एरो के फॉर्म में बनाते हैं। और वो एरो जो है, एरो की जो पूंछ है, टेल, वो डोनर की तरफ होती है और हेड होता है एक्सेप्टर की तरफ। समझ में? इसका मतलब है कि पी ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्यू के साथ शेयर करे। बात समझ में आई? तो टेल वाला हो गया डोनर और हेड वाला हो गया एक्सेप्टर। तो इस तरह का बॉन्ड बनाया हो तो बॉडी, ऐसे बनाया तो नॉर्मल। समझ में आया सबको? चलिए, और यहाँ पर भी क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके होंगे, डोनर के। बात समझ में आई? तो जब भी 2 एटम के बीच में नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, तो दोनों एटम का एक एक इलेक्ट्रॉन वहां इन्वॉल्व होगा। और जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन, तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो डोनर एटम के होंगे, एक्सेप्टर एटम का वहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अच्छा, एक्सेप्टर एटम के पास में इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, उसने शेयर नहीं करे, ठीक है कि नहीं? यहाँ चाहो तो लिख सकते हो बाजू में क्या, हियर both bonding atoms contribute 1 electron each in the sharing। यहाँ हर एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पर आप लिख सकते हो हियर 2 electrons are contributed by donor atom and acceptor does not contribute electrons in the sharing। तो जो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं शेयरिंग में। और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसमें क्या होता है, वहां पे भी शेयरिंग होती है, लेकिन उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो डोनर के होते हैं और एक्सेप्टर का उसमें कोई इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट नहीं होता। बात समझ में आई? यस सर।
अभी देखो अपन नॉर्मल जो बात कर रहे हैं, जब भी दो एटम के बीच में एक बॉन्ड बनता है ना, तो नॉर्मली कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं? हमेशा दो, हमेशा। ठीक है, कुछ अदर केसेस भी होते हैं, आगे डिटेल में पढ़ोगे जब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है। ठीक है, अभी मोस्टली क्या ध्यान रखना, तो जब भी दो एटम के बीच में एक बॉन्ड बनता है, तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे? दो। अब हो सकता है वो दो इलेक्ट्रॉन में से दोनों का एक एक हो, या हो सकता है दोनों में से किसी एक के दोनों हो, दूसरे का कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन। बात समझ में आ रही है? नॉर्मल यही होता है। ये क्लियर हो गया? यस सर। अब बॉन्डिंग के बारे में समझ गए। अब यहाँ पर अगली चीज क्या है? अगली चीज जो मैं बताऊंगा कि वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या है भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्या होता है कि जब भी दो एटम के बीच में बॉन्ड बनता है, जैसे ए है और बी है, और उनके बीच में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? शेयरिंग। तो क्या होता है कि ये जो एटम है ना, ये जो एटम है, ये जो एटम है वो उस इलेक्ट्रॉन को अपनी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। मतलब ये कोशिश करेगा क्या, जैसे ए है तो वो इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और ऐसे बी क्या करेगा, उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। समझ में आया? यस सर। दोनों अपनी अपनी तरफ जोर लगाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिव है, और एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है तो कैसा होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव को खींचेगा अपनी तरफ। समझ में आया? तो ये क्या करेंगे, समझ रहे हो? तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हो, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के अंदर, उस इलेक्ट्रॉन को ये ए एटम भी अपनी तरफ पुल करेगा और ये बी एटम भी अपनी तरफ पुल करेगा, दोनों अपनी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या बोलते हैं? तो ये क्या हो गया? ये हो गया शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is the tendency to attract the shared pair of electron
shared pair of electrons by bonded atoms. जो एटम एक दूसरे से बॉन्डेड है उनके बीच में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, सबने पढ़ी होती है। अब अगली चीज क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो समझ गए। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, ये मैं बताऊं। तो हम बात कर रहे हैं इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है ना, तो उसमें टॉप 4 एलिमेंट, टॉप 4 एलिमेंट्स कौन से, वो हमें याद रखना है। सारे एलिमेंट, तो सारे एलिमेंट में सबसे पावरफुल इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर जो होती है वो फ्लोरीन होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन, और उसी के लगभग आसपास होता है क्लोरीन। कौन होता है? क्लोरीन। तो ये टॉप 4 एलिमेंट, ठीक है। याद रखने के लिए उसको निमोनिक भी बनाई गई है, कौन कॉल, है ना, FOMCL, कौन कॉल, ठीक है। जैसा भी हो, 4 ही तो याद रखने, क्या निमोनिक का, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, ये टॉप 4 एलिमेंट। बाकी सब एलिमेंट इनके बाद आते हैं। तो ये टॉप 4 एलिमेंट सबको सबसे पहले याद रखना, समझ गए सब लोग? यस सर। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरा। पीरियोडिक टेबल में तुम्हें पता है हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं जिनको हम बोलते हैं क्या? पीरियड्स, ठीक है। और वर्टिकल ग्रुप होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं वो ग्रुप्स होते हैं। तो यदि किसी पीरियड में हम क्या करें? मूव करें, किसी पीरियड में हम मूव करें, कहां से कहां? तो अलोंग अ पीरियड, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। लेफ्ट टू राइट यदि किसी पीरियोडिक टेबल में अपन मूव करते हैं तो क्या होता है? तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। समझ गए? एग्जांपल देखो, जैसे मान लो हम बात करें सेकंड पीरियड की, कौन सा पीरियड की? सेकंड पीरियड पीरियोडिक टेबल का। तो पीरियोडिक टेबल का जो सेकंड पीरियड है उसमें लिथियम है, उसके बाद बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना। और नोबल गैस को छोड़ दो क्योंकि वो जनरली बॉन्ड नहीं बनाते, उनके लिए अपन उसकी बात अभी नहीं करते। तो लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक क्या होगा? लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। बात समझ में? ये उसका मतलब। तो जिसको ये बात पता है वो बता सकता है किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। और ऐसी अलोंग ग्रुप, किसी ग्रुप में जब हम कहां से कहां मूव करेंगे? अप टू डाउन, तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है डिक्रीज, डिक्रीज होती है। इसका एग्जांपल देखो, जैसे 17th ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है? 17th ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, जिसको हैलोजन बोलते हैं। इसमें सबसे ऊपर होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे होते हैं। तो इसमें ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। बात समझ में आई? तो लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ेगी और अप टू डाउन जाने पर कम बढ़ेगी। बात समझ में आया? मतलब पीरियोडिक टेबल में ऐसा होता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसकी सबसे ज्यादा, उससे कम इसकी, इससे और कम। बात समझ में आई? वही ऑर्डर लिख दिया। बात समझ में आई? अरे बोलिए। फिर तीसरी चीज है इन जनरल, मोस्टली क्या होता है? इन जनरल मोस्टली नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा। उससे थोड़ी कम होती है हाइड्रोजन की, और उससे भी कम होती है मोस्ट ऑफ द मेटल्स, मोस्ट ऑफ द। तो मतलब यदि हम बात करें मेटल और नॉन मेटल में से, नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, और हाइड्रोजन से लगभग बीच में। समझ में आया सबको? चलिए, तो ये हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है ये पता होना चाहिए, और किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ये हमें पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? अभी क्योंकि इसका यूज होगा क्या निकालने के लिए? ऑक्सीडेशन।
चलो तो पहले इसको नोट कर लो। एक पेयर ऑफ वही डालता नहीं
चलिए यहाँ देखो, अब हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए तो कुछ बेसिक चीजें चाहिए, वो हमने समझ ली। अब इनका यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो, रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर when an atom form covalent bond. ठीक है, तो देखो यदि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं या गेन किए हैं और आयनिक बॉन्ड बना है तो उसका चार्ज हमें एक्चुअल में दिख जाएगा। लेकिन जब वो क्या करता है भाई, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करें, ठीक है। तो इसका पहला रूल क्या है, रूल 1। तो देखो कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, केवल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो पहली चीज होती शेयरिंग है, लेकिन हम उसको ट्रांसफर मानते हैं केवल क्या निकालने के लिए, ठीक है। तो पहला रूल है एज्यूम, होता नहीं है, खाली एज्यूम करना है। एज्यूम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस electronegative atom to more electronegative atom. खाली क्या करना है, एज्यूम, ठीक है। एग्जांपल देखो, जैसे मान लो ये H है और ये Cl है और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन की क्या है, शेयरिंग। अब इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो ये क्या हो गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। और वैसे भी क्लोरीन टॉप 4 में था, हाइड्रोजन तो था, तो ये क्या हो गया, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। बात समझ में आई। तो अब इसमें एक्चुअल में हुई है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि इसको एज्यूम कर, होता नहीं है, खाली एज्यूम कर, और वो भी सिर्फ क्या निकालने के लिए, ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसको क्या एज्यूम करना है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। मतलब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे दो,
किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? यस यस, आज समझ में आई? बात समझ में आ गई सबको? अब ऐसा ही यहाँ पर अगली चीज ध्यान दो, मान लो दो एटम है और उनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ए और बी, दिख रहा है? ये ए और बी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है और इसमें मान लो ए क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और बी क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसी तरह से वो इसको मान लोगे ट्रांसफर। बात समझ में आई? तो इसी तरीके से करना, अब चाहे वो कोवेलेंट बॉन्ड हो नॉर्मल या फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, वहां जो इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हुआ है एक्चुअल में शेयर हुआ है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए उसको क्या मान लोगे? ट्रांसफर हो गया। कहां से कहां? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब चाहे वो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड हो चाहे कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दोनों में होते तो दो इलेक्ट्रॉन, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के किसको दे दोगे? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बात समझ में आई? तो बताइए कौन सा बॉन्ड है बेटा, ये पूछ रही है। कोवेलेंट बॉन्ड है, एरो बना है क्या? हाँ लिखा तो है कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेट कोई अलग थोड़ी ना है। हाँ बात समझ में आया? कोऑर्डिनेट कुछ अलग नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड ही है वो, बस इसका एक स्पेशल केस। अरे होते तो दो इलेक्ट्रॉन है ना शेयर, अब चाहे दोनों का एक एक हो या एक के दो। बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई मतलब कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड में भी एक हो गया नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड और एक हो गया कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। वो डिपेंड करता है कि शेयरिंग किस टाइप की होगी। बात समझ में आई? तो उसमें शेयरिंग में जो भी दो इलेक्ट्रॉन होंगे वो उठा के किसको दे दोगे? तो मोर इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? ठीक। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट क्या है? पार्ट 2 रूल 2। तो दूसरा रूल ये है, यहाँ पहले एग्जांपल से समझो, यही जैसे HCl वाला, HCl में यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन हमने किसको उठा के दे दिए थे भाई? Cl को, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पर जो हमें एज्यूम करना है उसके हिसाब से H और ये Cl, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमने Cl को दिए। अब लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई जो बॉन्ड बना है वो सेम एटम के बीच में बना हो, जैसे दोनों Cl है, यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन। तो अब यदि दोनों एटम सेम है
तो फिर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, मतलब ऐसा नहीं कि एक की ज्यादा एक की कम, दोनों की इक्वल है। तो वहां पर फिर जो इलेक्ट्रॉन हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ट्रांसफर, अब वो इक्वल ही करेंगे, मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन जो है एक इसको दे देंगे और एक इसको। ये बात समझ में आई? क्लियर? अब पहली वाली सिचुएशन की बात करते हैं, ठीक है। पहली वाली सिचुएशन की बात करें तो इसमें क्या है, यदि हम मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को दोनों इलेक्ट्रॉन दे दें तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए बताओ। गेन का मतलब एक्स्ट्रा कितने, एक, क्योंकि दो में से एक तो पहले ही से उसका था। अरे यहाँ जो दो इलेक्ट्रॉन थे, एक Cl का ही था ना पहले से, वो अपने साथ किसका एक एक्स्ट्रा लेके आया, H का। तो गेन का मतलब होता है एक्स्ट्रा कितना है। अरे तुमने किसी बिजनेस में 10 रुपए लगाए, फिर उधर से कमाए 15, गेन कितना बोलोगे, 15, 5, 10 थे वो तो तुम्हारे पहले से थे, एक्स्ट्रा कितने आए वो गेन कर। समझ में आई? पीछे की बात सब समझ चलो क्लियर हो गया। तो क्लोरीन को बताओ कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसमें कितना चार्ज आता है बेटा, माइनस। दो इलेक्ट्रॉन करेगा माइनस, तीन करेगा माइनस, और ऐसे यूज करने पर प्लस। तो अब इसके हिसाब से बताओ क्लोरीन पे कितना चार्ज, माइनस। हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लॉस किया उसने, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हाइड्रोजन ने, तो उस पे कितना चार्ज, दो, पता चल गया चार्ज। चार्ज क्यों पता करना है, कोई तो ऑक्सीडेशन नंबर बताए। अरे बात समझ में आई? तो ऐसा हमने क्यों एज्यूम किया, ताकि हम वहां पे क्या पता कर सकें, चार्ज पता चल गया, ऑक्सीडेशन नंबर निकल आएगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पर Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, माइनस, H का कितना है, पता चल। अब यहाँ पर देखो, यहाँ बताओ, यहाँ क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए, अरे वन हुआ, यही तो बोला 10 रुपए बिजनेस में लगाए और 10 ही कमाए, 10 गेन कितना हुआ। हाँ तुम सब्जी वाले हो, तुमने 10 रुपए की सब्जी खरीद के लाए मंडी से, फिर मोहल्ले में बेचने गए और बेची 10 रुपए की, कितने कमा के लाए आज एक्स्ट्रा, जीरो कमाए, गेन जीरो हुआ। बात समझेगा नहीं भैया, 1 रुपए खर्च किया था और 1 ही वापस मिल गया, तो गेन तो कुछ नहीं हुआ ना, ना लॉस हुआ ना गेन। तो यहाँ का चार्ज जीरो, यहाँ का चार्ज जीरो। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली, जब भी दो एटम के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, क्या बनता है, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड के कारण कितना चार्ज डेवलप होगा। यदि दो सेम एटम के बीच में है बॉन्ड तो जीरो चार्ज, और यदि दो डिफरेंट एटम के बीच में है तो एक पे +1 चार्ज होगा, एक पे माइनस, इस पे +1 होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इस पे -1 होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पे -1, कम वाले पे +1। बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। चलिए तो दूसरा रूल क्या हो गया, due to a covalent bond between two same atoms, charge appears equal to 0, जो चार्ज एपियर होगा वो 0, और डिफरेंट एटम है तो डिफरेंट एटम्स है तो ठीक है। तो यहाँ पर जो चार्ज एपियर होगा, चार्ज एपियर वो कितना होगा भाई, चार्ज एपियर जो होगा एट
more electronegative atom is equal to -1 or at less electronegative atom is equal to +1. ये एग्जांपल बात समझ में आ गई सबको? हाँ सर यहाँ पे H का एटम Cl पे भी आएगा हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हाँ इलेक्ट्रॉन या Cl तो उसका तो पूरे 8 इलेक्ट्रॉन होगा लास्ट टाइम तो अरे टोटल बन वो जाएगा उसमें मन जाओ बॉन्डिंग है। अभी अपन किस पे फोकस कर रहे हैं? केवल चार्ज, बस उस पे ही ध्यान लगाओ। एटम का क्या हुआ, एटम को मजा आया नहीं आया, उसके चक्कर में मत पड़ो। मजे की बात बाद में करेंगे जब कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी अपन को ध्यान केवल किस पे लगाना है? चार्ज। तब जो चैन में रहता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसकी तरफ जाएगा। हाँ तो वहां ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा है। ठीक है, कर लिया नोट बेटा? तो पहली चीज है कि हमें एज्यूम करना है कि इलेक्ट्रॉन जो जेड है वो ट्रांसफर हो रहा है। अब वो ट्रांसफर कैसे हो रहा है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, दोनों के दोनों। और यदि दोनों एटम सेम है तो दोनों को एक एक दे दो। और ऐसा करने से वहां पर क्या होगा, हमें चार्ज पता चलेगा। तो हमें क्या पता चला कि यदि डिफरेंट एटम के बीच का बॉन्ड है तो उस बॉन्ड के कारण चार्ज डेवलप होगा +1 -1, और यदि सेम एटम के बीच का बॉन्ड है तो उसके कारण चार्ज 0 होगा। ठीक है, अब इसी तरह से अपन बात करते हैं किसके लिए? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए। चलिए, तो यहाँ देखिए रूल 3। देखो मान लो ये A है और ये B है, और ऐसा मैंने बनाया, दिख रहा है? और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर है। ठीक है, इसमें ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है, दिख रहा है? और यहाँ पर भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है P से Q। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ ये डोनर है और यहाँ ये एक्सेप्टर। क्लियर? अब यहाँ पर इस वाले केस में मान लो डोनर क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पर डोनर है मान लो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और एक्सेप्टर है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। चलो, तो पहले वाले केस में बताओ, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ए को दें या बी को? मतलब डोनर को दें कि एक्सेप्टर को? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और ऐसा करेंगे तो ये क्या एज्यूम हुआ अपना, ये ए और ये बी और ये दोनों इलेक्ट्रॉन बी को। अब अगला यहाँ पर बताओ दूसरे वाले केस में,
यहाँ पर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दे, डोनर के एक्सेप्टर डोनर को, अरे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पी को, अरे है ना। अच्छा ये बताओ, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसमें जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसके होते हैं, डोनर के होते हैं। किसके होते हैं, चलो अब ध्यान रखना, मतलब डोनर ने 2 रुपए लगाए किसी बिजनेस में, अब ये देखना है कि वो 2 रुपए से उसको बढ़ गए कम हो गए। एक्सेप्टर ने कुछ नहीं लगाया था, उससे उसका बिजनेस में भैया तो पैसे बढ़ गए कि कम हो गए, ऐसे सोचो। चलो पहले वाले केस में बताओ, ए डोनर था और उसने 2 रुपए लगाए थे, 2 इलेक्ट्रॉन, अब कितने हैं उसके पास, 0, मतलब उसको 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, कितना चार्ज, और बीच में एक्सेप्टर था, इसने कुछ भी लगाया था, 2 भी लगाए, गेन में माइनस, चलिए। चलो अब पी और क्यू की बात करें, इसमें पी डोनर था, उसने 2 रुपए लगाए और 2 वापस से लगाए, तो गेन हुआ कि लॉस हुआ, 2 उसको मिले, तो यहाँ चार्ज और क्यू ने कुछ नहीं लगाया था, कुछ भी नहीं मिला। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर भी 2 केस होंगे। देखो जब भी 2 एटम के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो उस बॉन्ड के कारण जो चार्ज डेवलप होगा वो +2 -2 होगा, यदि डोनर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखो ना, डोनर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो +2 -2, और डोनर यदि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फिर दोनों के सीधे। बात समझ में आई? चलिए तो इसको भी हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ड्यू टू a coordinate bond, due to a coordinate bond, when donor atom is, तो डोनर एटम क्या है इसमें, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव, और यहाँ क्या है, लेस। तो यहाँ देखो, यदि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ चार्ज एपियर्स क्या होगा, 0, चार्ज एपियर्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर ये वाला केस है, यदि ये वाला केस है तो इसमें क्या होगा, चार्ज एपियर्स +2 एट डोनर एटम and -2 at acceptor atom. ठीक है, और फिर ये एग्जाम्पल,
कर लिया बेटा नोट सभी ने? क्या बेटा? चलिए अब यहाँ देखिए सब लोग, जैसा मान लीजिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CO2, ऐसा मॉलिक्यूल है CO2 और इसका हमें इसमें दो एलिमेंट है कार्बन और ऑक्सीजन, और उनका हमें क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन। तो मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दे दिया भाई, ये देखो भाई ये CO2 का स्ट्रक्चर है, और अब इस स्ट्रक्चर को देख के आपको बताना है कि कार्बन का और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो हम क्या करेंगे, हर बॉन्ड के कारण चार्ज निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले इस बॉन्ड के कारण हमें चार्ज निकालना है। तो बताओ कार्बन ऑक्सीजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा बेटा? इस बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे आया चार्ज -1, कार्बन पे प्लस। ये बात समझ में आई? अगला ये वाले बॉन्ड के कारण बताओ, कार्बन पे +1 ऑक्सीजन पे, फिर अगला इस वाले बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -1 कार्बन पे प्लस। अगला इस वाले बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -1 और कार्बन पे प्लस।
चलो अब यहाँ पर देखो सब लोग, चलो इधर देखो। तो यदि मैं तुमसे पूछूं यहाँ कार्बन पे कितना चार्ज है, तो देखो कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए और हर बॉन्ड के कारण उस पे कितना चार्ज है, प्लस प्लस प्लस। तो उस कार्बन के एक एटम पे कितना चार्ज आ गया, 4 प्लस 2। इस कार्बन के एटम पे चार्ज आ गया प्लस 2 आ गया। ऐसे ही ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए, इस पे कितना चार्ज आ गया, माइनस। और यहाँ ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ गया, माइनस। बात समझ में आई? चलिए अब मैंने तुम्हें क्या बोला था, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है, चार्ज ऑन वन एटम, चार्ज ऑन वन एटम। अब चाहे वो एक्चुअल हो या फिर appears to be present, जो हमने अपने रूल्स के बेसिस पर हमने समझ में आया कि? तो यहाँ पर अब मैं तुमसे पूछूं कि ऑक्सीडेशन नंबर बताओ किसका, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CO2 कितना है, प्लस 4। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन +2 -2 ऑक्सीडेशन नंबर किसका चार्ज होता है, एक एटम। ये दिमाग में बिठा लो, बात समझ में आई? तो चाहे ये वाला एक एटम ले लो उसका भी -2, और चाहे तो ये वाला एटम ले लो उसका भी माइनस, के बाद माइनस। बात समझ में आई? कर लो। तो देखो इस तरह से जब स्ट्रक्चर की मदद से क्या निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटिंग एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट, ये उसका एग्जांपल है। तो ऐसे यदि आपको स्ट्रक्चर बना के दे दें तो आपको इस तरह से क्या निकाल के आना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के आना चाहिए। यहाँ पर देखो मैं एक कंपाउंड दे रहा हूँ, क्रोमियम परऑक्साइड नाम है इसका, क्रोमियम परऑक्साइड। फॉर्मूला इसका CrO5 और इसका स्ट्रक्चर ये है। इसमें निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर,
ऑफ क्रोमियम और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। निकालो भाई इसको। बेटा देखो हाँ? एक आ रहा है -2 ऑक्सीजन का, एक में आ रहा है -1 हाँ और क्रोमियम में आ रहा है +6। चलो यहाँ ध्यान दो सब लोग। जैसे ये वाला बॉन्ड है तो इसमें ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -1 ये +1। फिर अगला बॉन्ड देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन पे -1 और क्रोमियम पे +1। फिर अगला आ जाओ यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड है, ये वाले बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -1 क्रोमियम पे +1। ऐसे इस वाले बॉन्ड के कारण इस पे -1 इस पे +1। फिर ऐसे यहाँ पर आ जाओ, इस वाले बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -1 क्रोमियम पे +1। ऐसे इस बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -1 क्रोमियम पे +1। लेकिन अब ये जो बॉन्ड है ये तो सेम एटम के बीच में है, तो इसके कारण इस पे चार्ज 0 इस पे 0। ऐसे ही इस बॉन्ड के कारण इस पे चार्ज 0 इस पे 0। समझ में आया? तो अब यदि तुम देखोगे कि कौन से एटम पे कितना चार्ज है, ठीक है, तो क्रोमियम पे हर जगह से कितना है, क्रोमियम ने 6 बॉन्ड बनाए और हर जगह से उस पे चार्ज +1 +1 +1 +1 +1। तो क्रोमियम के सारे बॉन्ड का चार्ज जोड़ेंगे तो +6 आ गए। तो एक क्रोमियम पे +6 चार्ज आ गया। अब आते हैं ऑक्सीजन, तो देखो ये वाले ऑक्सीजन पे 2 बॉन्ड है, दोनों से -1, तो यहाँ पर इस पे -2 आया। अरे है ना। और ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर ये या फिर ये या फिर ये या फिर ये, तो 0 और -1, यहाँ कितना आया -1। अरे है ना। तो इसका मतलब यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। कुछ ऑक्सीजन के एटम का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है और कुछ ऑक्सीजन के एटम का बात समझ में आई? क्लियर हुआ सबको? अब यहाँ देखो, जब भी 2 ऑक्सीजन के बीच में बेटा सिंगल बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को बोलते हैं परऑक्सी लिंकेज। क्या बोलते हैं? तो कौन से बॉन्ड को परऑक्सी लिंकेज बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम्स, उसको परऑक्सी लिंकेज बोलते हैं। तो यहाँ पर जिन भी ऑक्सीजन ने क्या बनाया है, परऑक्सी लिंकेज, उन ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? तो यहाँ पर है ऑक्सीजन फॉर्मिंग परऑक्सी लिंकेज। तो यहाँ 4 ऑक्सीजन है, चारों ने परऑक्सी लिंकेज बनाई है। तो ये है, ये है, ये है, इन चारों का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। अरे है ना। और ये जो जिसने परऑक्सी लिंकेज नहीं बनाई उसका, तो ये अदर है जिसने परऑक्सी लिंकेज नहीं बनाई। बात समझ में आई? यस सर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 ऑक्सीडेशन नंबर है, -2 और -1। तो यदि हमसे पूछे क्रोमियम परऑक्साइड में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, तो आंसर +6 होगा। और ऑक्सीजन का पूछे तो आंसर -1 भी लिख सकते हैं और -2 भी लिख सकते हैं। MSQ में दोनों सही है। हाँ, MSQ में दोनों सही है। ठीक है, सिंगल चॉइस है तो कोई एक नहीं, या फिर 2 ऑप्शन बना के दे देंगे। 2 आंसर है ना। हाँ, तो ये ऑप्शन में दिया -2 -1 या फिर 0 +1 +1 -1, ऐसे 2 देंगे।
तो आंसर क्या होगा -2 एंड -2। चलिए, तो ये तरीका समझ में आया तुम्हें? तो यदि तुम्हें इस तरह से कोई मॉलिक्यूल दे दे या आयन दे दे और उसका स्ट्रक्चर बना के दे, तो उसको देख के आपको हर एटम का क्या निकाल के आना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन। क्लियर है सबको? चलिए, अब यहाँ पर इसी तरह से कुछ और एग्जांपल हैं, उनकी प्रैक्टिस अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्लस जब इस तरह से अलग अलग एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है, तो कौन से एलिमेंट में कितना ऑक्सीडेशन नंबर जनरली देखा जाता है, मतलब कॉमन ऑक्सीडेशन, उसकी पूरी लिस्ट अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।